जबलपुर तो झांकी है, इंदौर, रीवा, ग्वालियर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जबलपुर में पहली कैबिनेट बैठक की, जिसके साथ ही ये साफ हो गया कि ये तो महज एक झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी पीढ़ी एक्शन के साथ इनोवेशन का फॉर्मूला अपनाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को भी चरितार्थ कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली सभा खरगोन में की। उसके बाद कैबिनेट बैठक जबलपुर में, जहां करोड़ों की सौगात के साथ कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। पर इस बैठक का मकसद महज परिवर्तन नहीं, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। कैबिनेट का लोकसभा कनेक्शन क्या हो सकता है? बीजेपी का सभी 29 सीटें क्लीन स्वीप का प्लान। लोकसभा सीटों के मद्देनजर होगी कैबिनेट मीटिंग। समीक्षा बैठकों से हर इलाके पर रहेगा फोकस। वोट शेयर बढ़ाने और बूथ मजबूत करने की तैयारी है। डबल इंजन सरकार और मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना है। संभाग संभाल कर 24 साधने की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए बैठकें कर रही है। महाकौशल के बाद मालवा निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है, तो इधर कांग्रेस संभागवार बैठकों पर ही तंज कस रही है। बहुत अच्छी बात है जबलपुर में। ये तो मुझे लगता है कि बदल बदल करके होगी तो अच्छा है, सब जगह मिलना होगा। आज इसी माध्यम से आपसे मिलना हो गया। देखिए, ये जो कैबिनेट सब जगह कर रहे हैं, इसका स्वागत है, अच्छी बात है, करें। क्या जिन जिन इलाकों के लिए कैबिनेट हो रही है वहाँ कुछ खास मिलता है? दूसरा, हमें अनुभव है, क्योंकि भले ही मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उमा भारती भी भाजपा की ही मुख्यमंत्री रही हैं। 22,000 घोषणाएं ऐसी पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन 2-4 महीने बाद पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कैबिनेट बैठक हुई हैं या इनसे जनता को कोई फायदा हुआ है। ये हम देखने का इंतजार करेंगे। पर संभागवार बैठकों से मध्य प्रदेश को कितना फायदा पहुंचता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। पर लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर बीजेपी कांग्रेस से लीड लेती नजर आ रही है। सवाल नंबर 1, क्या 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक्शन में है एमपी सरकार? सवाल नंबर 2, लोकसभा सीटों को टारगेट करते हुए संभागवार बैठकों का प्लान है? सवाल नंबर 3, इस रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा, किसको नुकसान? तो सरकार बनते ही एक के बाद एक फैसले, नई नई रणनीतियां। तो क्या बीजेपी के लिए वाकई में एक जो टास्क है वो प्लान है, जो प्लान है वो उनके लिए टास्क है? क्या वाकई जबलपुर एक झांकी है और बाकी के 3 बड़े शहर बाकी है? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है जबलपुर तो झांकी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संस्कारधानी जबलपुर में चल रही है और इस बैठक के साथ यह भी अब क्लियर हो गया है कि संभागवार बैठकों के जरिए बीजेपी की नजर 24 पर है। क्षेत्रवार इलाकों को साधते हुए बीजेपी का लोकसभा की सीटों को क्लीन स्वीप करने का इरादा है। तब इससे किसको फायदा है, किसे नुकसान है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया प्रभाग के कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ ही हमारे साथ संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ शैलेंद्र राजपूत जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करता हूं संदीप जी, आप ही के साथ। एक नया प्लान बीजेपी का लगातार जो हमें दिखता रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव के बाद से ही तैयार है और संभागवार मीटिंग करने का यह निर्णय, किस तरह का प्लान आपको ये दिखाई दे रहा है? वाकई बीजेपी इससे बड़ा कुछ टारगेट अचीव करना हमारा? देखिए ललित जी, कोई भी राजनीतिक दल हो जब वो सत्ता में आता है तो वो इस तरह की जमावट करने की कोशिश करता है कि जमीनी स्तर पर उसकी बात पहुंचे और जमीनी हालात को वो करीब से समझे। कहीं ना कहीं मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार को ये लगा होगा कि हमें संभाग स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जाना चाहिए ताकि वहाँ का फीडबैक हमें बेहतर तरीके से मिल पाए। स्वाभाविक सी बात है, आज जबलपुर में रहे वो
तो कहीं ना कहीं महाकौशल से लेकर बुंद और बुंदेलखंड की भी बात हुई होगी। वाकई में हालात क्या हैं? अब सवाल यह है कि इस बैठक के बाद होता क्या है? क्या सिर्फ बैठक रस्म अदायगी रहेगी, या फिर वाकई में कोई ऐसे फैसले होंगे या उस क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो वाकई में लगेगा कि कैबिनेट भोपाल से बाहर हुई तो उस इलाके को लाभ मिला। ये चुनौती भी है, और मैं ये मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये जो नई व्यवस्था है, नई परंपरा की शुरुआत हुई है। वैसे कमलनाथ जी ने भी जबलपुर में एक बैठक की थी, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जनता में सरकार के प्रति भरोसा पैदा होगा और सरकार को जमीनी हालात की जानकारी मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा कि वाकई में इस कैबिनेट का उस इलाके को क्या लाभ मिलता है। बिल्कुल, निश्चित ही ये वक्त के साथ धीरे धीरे हमें पता चलेगा। लेकिन शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, चुनाव से पहले मुझे याद है कि जब हम आपस में चर्चा करते थे और बहुत बार ऐसी बातें होती थी, संभागवार हम बातचीत किया करते थे कि किस संभाग पर कितना फोकस किस पार्टी का रहेगा। देखिए, चुनाव के बाद जब सरकार बन गई है, अब दिखने में आ रहा है कि सरकार अब भी फोकस बनाए हुए एक एक संभाग पर, और खासतौर पर अब जबलपुर से शुरुआत की है, वो मालवा अंचल से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए ललित जी, इस पूरे प्रयास को अगर हम समझें, ये सरकार से ज्यादा मुख्यमंत्री का प्रयास ज्यादा लगता है, क्योंकि इसको देखें 3 स्तर पर अगर हम समझें तो एक तो जनप्रतिनिधि के स्तर पर, दूसरा जनता के स्तर पर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर। तो जनप्रतिनिधि के स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश है मुख्यमंत्री के साथ से कि विकास के रास्ते पर वो उनके साथ है, उनका पूरा भरोसा है, तो एक मैसेज देने की कोशिश ये है उस क्षेत्र में जाकर। दूसरा जनता के स्तर पर कि कई क्षेत्र बड़ा उपेक्षित महसूस करते हैं, अगर मुख्यमंत्री और पूरी सरकारी मिशनरी उसके साथ उस क्षेत्र में जाती है, मीटिंग होती है, तो एक मैसेज जाता है कि वो उपेक्षा का शिकार नहीं है। लेकिन इन दोनों से इतर ललित सबसे महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज देने की कोशिश है, और जब से सत्ता संभाली है मोहन यादव ने, वो इसी कोशिश में लगे हैं। और आपने गुना और शाजापुर का उदाहरण देखा, जिस तरह से कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो एक मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि देखिए उनके सामने एक चैलेंज है। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ी लाइन छोड़ के गए हैं, बहुत बड़ी छवि छोड़कर गए हैं, तो उस छवि के सामने खड़े होना, अपनी एक पहचान बनाना, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल में आपने देखा होगा कि उनकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ पर हमेशा सवाल उठते रहे, और तो उस ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ बनाने के का भी मोहन यादव की एक कोशिश हो सकती है। क्योंकि क्या है कि जो आपको डिलीवर करना है, अगर मुख्यमंत्री को या किसी सरकार को डिलीवर करना है, तो ब्यूरोक्रेसी ही टूल है। तो उस पर अगर पकड़ नहीं होगी, उसकी बारीकियां वो नहीं समझेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत जोरदार शुरुआत मैं कह सकता हूँ मोहन यादव की, जिस तरह से उन्होंने 2 कलेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की, और संभाग स्तर पर जो बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के लोगों को मॉनिटरिंग में लगाया है, संभाग स्तर पर आईजी को निर्देशित किया गया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें संभाग स्तर पर। तो ये आप पूरा, अगर आप पूरा आकलन करें, इसको पूरा जोड़ें, तो आपको यही लगेगा कि मोहन यादव एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वो ये चीज़ समझ गए हैं कि काम कैसे करना है। और उनके साथ जो बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, बीजेपी की एक पूरी कार्य प्रणाली और पूरे प्लानिंग के साथ काम करती, तो पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों का इसमें एक सामंजस्य नजर आता है। और आगे अगर ये हर संभाग के स्तर पर ये मीटिंग होगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी एक अपनी पकड़ राजनीतिक तौर पर तो बनाएगी है, और डिलीवर अगर करना है जनता के लिए, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है। जी चलिए, अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की स्थितियां अब आने वाले समय में सामने आने वाली है। सबसे पहले राजपाल जी आपका रुख करता हूं। राजपाल जी, एक के बाद एक नए नए निर्णय, सांस तो लेने दीजिए। दूसरे लोग कहने लगे हैं, विपक्षी पार्टियां भी ये कहने लगी हैं कि एक के बाद एक रणनीतिक आप निर्णय लेते जा रहे हैं, फैसले लेते जा रहे हैं। आखिर जबलपुर क्यों? चलिए सबसे पहले आपसे समझते हैं, जबलपुर क्यों? मालवा निमाड़ हो सकता था, इंदौर हो सकता था, उज्जैन हो सकता था, भोपाल तो खैर सभी पार्टियां करती रही हैं। जबलपुर को क्यों आपने चुना? कहीं से शुरू करना था। मां नर्मदा के पावन तट पर रानी दुर्गावती के नगर संस्कारधानी जबलपुर से यह यात्रा शुरू हुई, और यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो यह सरकार है, यह सरकार विकास को समर्पित सरकार है, यह गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। मोहन यादव जी की नेतृत्व, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है, ये सरकार विकास के जो हमारी रफ्तार है, जो हमारे संसाधन हैं, उनको और बढ़ाना चाह रहे हैं, उस रफ्तार को और बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसी क्रम में आज 409 करोड़ रुपए के भूमि पूजन लोकार्पण जबलपुर के अंदर होने का काम हुआ। रोजगार मूलक कार्य योजना भी आज बनने का काम हुआ। साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक
विस्तृत चर्चा जबलपुर में बैठकर अधिकारियों के साथ हुई। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ में लेकर सबके विश्वास को अर्जित करने की बात करते हैं। हम पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक बनाने की बात करते हैं। तो जब हम सैद्धांतिक रूप से पार्टी को इस प्रकार से सर्वस्पर्शी की बात करते हैं, तो जब हमारी सरकार बनती है, जब सरकार में हम आते हैं, तो हमारी सरकार भी सर्वस्पर्शी बने, अर्थात समाज के सभी वर्ग उसके अंदर को वो स्पर्श करे अपनी योजनाओं के माध्यम से, हर क्षेत्र में सरकार पहुंचे, अर्थात हम सर्वव्यापी हमारी सरकार की निर्णय पहुंचे, सार्वभौमिक हम हों। इस प्रकार के तमाम आइडियोलॉजिकली जो हमारे विचार है, हमारी कार्यपद्धति है, उसको लेकर हमने इस प्रकार का निर्णय हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के निर्णय से सरकार के नीचे स्तर तक जाकर, एक संभाग मुख्यालय पर जाकर, पूरे कैबिनेट को जाकर, पूरे अधिकारियों को जाकर वहां काम करने से निश्चित तौर पर जनता के बीच में इसका एक गहरा असर होने का काम होता है। जनता के बीच में सरकार को, जनता के बीच में जनता पाती है, अपने बीच में पाती है। उन्हें लगता है कि हमारी सरकार हमारे बीच में आकर बैठकर काम कर रही है। एक विकास की अवधारणा और गरीब कल्याण की जो अवधारणा है वो और पुष्ट होने का काम होता है। इस प्रकार के आयोजनों से, इस प्रकार की बैठकों से, इस प्रकार से काम करने से एक गति आती है अधिकारियों में, और विशेष करके प्रशासनिक जो टीम है हमारी, उस टीम को भी मनोबल बढ़ता है, उनको भी काम करने में सहायता मिलती है। चलिए, मेरा पूछने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आखिर जबलपुर ही आपने क्यों चुना। हालांकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही थी। अवनीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उन्होंने तो ये नहीं बताया कि एक रणनीतिक डिसीजन है। आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टी के तौर पर आपको तो मुद्दे खोजने आगे 24 के लिए भी, 23 के लिए भी आपने काफी अच्छे मुद्दे खोजे थे, बहुत से प्रभावी भी रहे, कुछ मुद्दों को जनता का समर्थन नहीं मिला, आपने कोशिशें भी की। आपको क्या लगता है ये क्या एक रणनीतिक डिसीजन हो सकता है पार्टी का, और इसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? देखिए, हम इसको कहीं रणनीति नहीं मानते ललित जी। हम तो साफ कहते हैं कैबिनेट बैठक आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पहले भी कैबिनेट बैठकें, संदीप जी मेरे साथ बैठे, उनको जानकारी होगी, पहले भी भोपाल शहर से बाहर होती आई, राजधानी से बाहर। दिग्विजय सिंह जी ने भी की, खजुराहो में कैबिनेट बैठक हो चुकी है, अर्जुन सिंह जी भी करते आए हैं, शिवराज जी ने भी कई बार कैबिनेट, पचमढ़ी तक में कैबिनेट बैठकें, कैबिनेट की ब्रेनस्टॉर्मिंग मड़ई तक में हुई है। तो ये एक आम बात है। इसको अगर आप हमेशा इस तरह से देखें तो मुझे लगता है ये तार्किक नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी सुर्खियां बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा महारत हासिल है। आज कैबिनेट बैठक का मैंने पहली बार देखा, कई समाचार पत्रों में प्रमुख पद पर विज्ञापन आया, ये मैंने जीवन काल में पहली बार देखा, कैबिनेट बैठक का विज्ञापन आ रहा है। ठीक है साहब, बाकी मैं ये कहूँगा जहाँ भी कैबिनेट बैठक करें आप, ठीक है, आप रीवा करिए, ग्वालियर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब जहाँ जा रहे हैं अपना संकल्प साथ में लेके जाएं मुख्यमंत्री जी, कि जो आपने वादे किए थे लाडली बहना से 3000 का, आपने किसानों से कि 2700 कर देंगे, 3100 कर देंगे धान और गेहूं की खरीद का, आपने कुछ तेंदुपत्ता संग्राहकों से भी आपने वादे किए थे। 4 जुलाई 2023 को शिवराज जी वादे करके गए थे कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं, उसका भी ध्यान रखिए। 2.5 लाख आज भी संविदा कर्मी ज्यों के त्यों मारे फिर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा टी क्वालिफाई बच्चे मारे फिर रहे हैं कि वर्ग 3 में आप हमें नौकरी दे दो, उनका भी आप कुछ नहीं कर। मैं तो साफ इतना निवेदन कर रहा हूं कि जहां भी आप जाएं, आप सबसे पहले अपना पर्चा साथ में लेके जाइए संकल्प पत्र का, कि आपने क्या, क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि जो पार्टी 18 साल से सत्ता में थी, मतलब ऐसे लग रहा है कि हम सत्ता में थे। जिस तरह से चुनाव जीता गया और जिस तरह से हम हारे हैं, खुले तौर पे कह रहा हूं संदीप जी, में हम हारे हैं, 163 सीटें आप लेकर आए, हम हारे हैं, और हम बड़ी बुरी तरह हारे हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं हम। ठीक है, अब वो हारे कैसे ईवीएम से हारे, धोखे से हारे, वो एक अलग विषय, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हम जिस तरह से हारे हैं, और आपको जिस तरह से जनता ने जिताया है, मोहन यादव जी, शिवराज जी, इसको भी जिताया, अब ये तो आप जाने
शिवराज जी का चेहरा है, मोदी जी की गारंटी, जो भी, लेकिन आप अपना पर्चा साथ में लेके जाएं भाई साहब। और साथ में ये भी याद करें कि ये जबलपुर जो शहर था, ये देश की आर्थिक राजधानी बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, मैं देश की गलत बोल गया, मतलब एक समय था कि व्यवसायिक दृष्टि से इंदौर से भी के समकक्ष इसको मानते थे। इसमें व्हीकल फैक्ट्री, आज भी आप देखें बड़े बड़े जो टैंक देखेंगे, सेना के जो वाहन देखेंगे, उस पर लिखा रहता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली थी वहां पे, आप देखें। इसके अलावा जो विदेश से जो भी नए नए जो भी हथियार आते थे, उनका ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर हुआ करता था। पेपर मिल का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। जरा पता करें कि 80 के दशक के बाद वो सब बंद होने की कगार पर क्यों है। अधिकतर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों बंद हो गई? 40% से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद हो चुकी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद की कगार पे बंद हो ही चुकी है। व्हीकल फैक्ट्री चल रही है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और अब महाराज 20 साल से आपकी सरकार है, 18 साल से, तो ये मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हैं, 163 विधायकों के समर्थन के साथ बैठे हैं, पूरी कैबिनेट बैठी है, बड़े बड़े यही नड्डा साहब की ससुराल भी है, बीडी शर्मा की भी ससुराल है। तो मेरा निवेदन है कि वहां गए हैं, ये निवेदन आपका जरूर वहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि आप जो लगातार कह भी रहे हैं, और शायद हो सकता है कि बीजेपी, मैं कोई भी नकारात्मक बात नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई भी नहीं करूंगा, विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको वो चीजें टारगेट करनी ही चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। अच्छा लोकतंत्र यही है कि विपक्ष याद दिलाते रहे सत्ता को कि आपको क्या करना है। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए विवेक तनख्वाह जी ने भी कहा है, उन्होंने तारीफ की, बल्कि जैसे अवनीश जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जबलपुर को फोकस करना क्यों करना, कांग्रेस पहले से क्यों करते आई है। कहीं आपको लगता है कि महाकौशल में थोड़ी जो है कम प्रतिनिधित्व दिया गया, या फिर कांग्रेस इस बात को उठा सकती थी बड़े रूप में, इसलिए महाकौशल को चुना गया, जबलपुर को सबसे पहले चुना गया? देखिए ललित जी, बहुत से कारण हैं जबलपुर को चुने जाने के। सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। कमलनाथ जी उस इलाके से आते हैं, आदिवासी वोट बैंक है, और बीजेपी ये मान के चल रही है कि संदीप जी आप कुछ कह रहे थे जी। मैं ललित जी यही बात कह रहा था कि वो जो महाकौशल इलाका है, वो आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश भी होगी। और ये दो जो फैसले अभी हमने सुने हैं, ये उसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे तेंदुपत्ता का मामला हो, चाहे मिलेट्स का मामला हो। मोटा अनाज है वो आदिवासी मूलतः उपजाते हैं और उपयोग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस मंशा को लेके सरकार वहां गई थी, उसने संदेश तो दे दिया है और संकेत भी दे दिए हैं कि उनका टारगेट आदिवासी है, वो वोट बैंक है। और उनके जो फैसले जो अभी तक सामने आए हैं वो दोनों बड़े फैसले उस इलाके की बहुसंख्यक कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जो ये आदिवासी प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैसला उनको ध्यान में रखकर लिया गया है। जी शरण जी, आप क्या कहेंगे? आदिवासी वोट बैंक को अब ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि अब ये चूंकि लोकसभा के चुनाव की बात है, और लोकसभा चुनाव में वोटर्स कुछ अलग होंगे, अलग क्षेत्रों के वोटर्स होंगे, 29 की 29 सीटें, क्लीन स्वीप का उद्देश्य भी है, तो क्या रणनीति थोड़ी अलग होगी? देखिए, जैसा कि अब संदीप जी की ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जैसे आपका जो सवाल था कि महाकौशल ही क्यों, तो इसमें जो दो जवाब आए कैबिनेट ब्रीफिंग में, तो इसमें उनका जवाब छिपा हुआ। और दूसरी बात है कि महाकौशल में ही छिंदवाड़ा है। अगर 29 सीटों में से 29 सीट की बात कर रहे हैं, क्लीन स्वीप की बात कर रही, तो बीजेपी को छिंदवाड़ा पर फोकस होगा ही। और जिस तरह से आदिवासी जिला है छिंदवाड़ा, और आपने विधानसभा के नतीजे भी को बारीकी से देखें तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, ये बेल्ट ऐसा है जहां कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का फोकस उस पर भी है। और आज की जो मीटिंग है उससे उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, जैसे मिलेट्स का है, तेंदुपत्ता, ये उसी आदिवासी वर्ग को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ा चैलेंज छिंदवाड़ा तो है ही, क्योंकि बीजेपी वहां पर विधानसभा से ही मेरे ख्याल से वहां तैयारी उसने शुरू कर दी थी। हालांकि 7 में से 7 सीट कांग्रेस ने जीती है, लेकिन अब बदली हुई रणनीति के साथ और अब राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल गई हैं कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और कमलनाथ की भूमिका क्या है इस पर सवाल है, तो बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी। तो ये दो तरफा एक मार तो है बीजेपी की तरफ से, कोशिश है। जी राजपाल जी, आप भी क्या यही सोचते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी पार्टी का ये निर्णय है, बड़ा निर्णय है, उसके पीछे बहुत सारे गणित हो सकते हैं, जैसे कि संदीप जी भी कह रहे थे कि और बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्या वाकई में छिंदवाड़ा में जैसे आपने बहुत फोकस किया था विधानसभा चुनाव में, हमने देखा था, लेकिन सारी की सारी सीटें जो है आप जीत नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपने भी उसकी कमजोरी समझी होगी और उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। क्या वाकई महाकौशल को इसीलिए भी साधने की कोशिश है? और जैसे तेंदुपत्ता की बात की, आदिवासियों की बात की, उस बेल्ट को साधने की आप कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? जी सर। देखिए, तेंदुपत्ता 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदी हो और उसका खरीदी सुनिश्चित करने का कैबिनेट ने आज फैसला लिया,
तो मैं मेरे विपक्ष के साथी और मेरे अभी प्रवक्ता साथी जो है उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी संकल्प पत्र साथ में लेके गए, जैसा भी आपने मांग करी थी, और एक संकल्प आज पूरा करने का काम भी वहां से हुआ। निश्चित तौर पर आदिवासी समाज जो हमारा ये जो वर्ग है, ये वर्ग लगातार अति पिछड़ा वर्ग है और इसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कि विनम्रता से प्रयास हुआ है। श्री अन्न वाला जो मिनट वाला जो बात आई है, मिनट वर्ष के रूप में, मिलेट वर्ष के रूप में हमने जो ये साल मनाया पिछला, और आने वाले समय में इसको प्रोत्साहन करने की बात हो रही है जी। तो इसका लाभ मिलेगा हमारे उसी आदिवासी वर्ग को मिलेगा, क्योंकि तो अगली बैठक कहाँ होगी बड़ी मात्रा में श्री अन्न का उत्पादक। अब ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, पर चर्चा उज्जैन की है, अवंतिका नगरी में। नहीं तो ये क्या पहले से डिसाइडेड था? तो घोषणा तो क्या पार्टी में किसी मीटिंग में या कुछ कि आगे और कौन कौन सी जगह पर आप फोकस करना है? क्या वाकई अलग अलग संभाग में जो है मीटिंग होने वाली, या फिर भोपाल में ही होंगी? केवल एक ही जबलपुर को ही आपने साधा है? अब ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे, नियत समय पे ही बात सामने आएगी। ठीक है अवनीश जी, एक आखिरी सवाल, आखिरी रिएक्शन। पर ये एक बहुत अच्छा सफल प्रयास रहा और इस प्रयास में हमें आज सफलता मिली। चलिए ठीक है सर। अवनीश जी, 1250 के 3000 किए, 3000 के अब 4000 की है। आप जिस बात को कह रहे थे उसमें वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, वो साधने की उस वोट बैंक। 2013 से भारतीय जनता पार्टी ने 2018 तक उसको छुआ तक नहीं था। कमलनाथ जी की सरकार ने उसको आके 1975 रुपए किया था, और आज ठीक है इन्हें घोषणा पत्र में डाला। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम हमारी बातों का इतना असर अगर मुख्यमंत्री जी पर हो रहा है, क्योंकि 25,000 घोषणाएं पेंडिंग है पिछले 18 साल की आप लगाएं तो। और सबसे खास बात है, अक्सर देखा गया है कि कैबिनेट में जो निर्णय हो जाते हैं, जो घोषणा हो जाती है, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हैं, क्योंकि नौकरशाही हावी। आज आपने देखा शाहजहाँपुर में किस तरह से जिला कलेक्टर ड्राइवर से बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है। आप कह रहे हैं आपने उसको कार्रवाई कर ली, काहे कार्रवाई कर ली? आपने उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठा दिया, ये कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई वो होती है, आपको जानकारी करना थी। अगर वो ड्राइवर दलित है जी तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगाई उन कलेक्टर साहब। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपने सोचा और उन्होंने क्रियान्वित करके दिखा दिया, वो एक देखिए अच्छी बात। तो फिर आप मुद्दे कहां से लाएंगे? वो सारी की सारी गारंटी पूरी करते जाएंगे अगर उनकी सोच है कि 24 को अचीव करना। देखिए हम आपके समाचार बंसल न्यूज पर बैठे थे, अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी ने सुना, लेकिन अगला मेरी उस पर डिमांड ये है कि इम्प्लीमेंट हो। ये अकेले निर्णय से नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप 100% इसको इम्प्लीमेंट कराइए, क्योंकि आपके यहाँ घोषणाएं तो बहुत हो जाती मोहन यादव जी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया ना आपके जिला कलेक्टर साहब। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने को इम्प्लीमेंटेशन ही कहते हैं, जितना मैं सिसोदिया साहब चाहता हूं कि हो जाए। मैं भी उम्मीद करता हूं, बात आई है। चलिए वो तो उम्मीद ही कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और आप करके भी दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ संदीप जी जुड़े थे, संदीप जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर 24 की तरफ फोकस है। जबलपुर तो झांकी है, लेकिन अभी कई बड़े बड़े शहर बाकी है। देखना होगा आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां क्या कुछ करती है। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।